हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और भैया आज से स्टार्ट हो गया हमारा जुलाई का करंट अफेयर और एक मैक्सिमम 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा ये करंट अफेयर की क्लास नहीं जाएगी। जुलाई की करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ पहले 6 महीने की करंट अफेयर मैंने केवल 6 क्लास में कंप्लीट करा दी है। अब देखोगे उसको बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, तो जो दोस्त यूपी पीसीएस और आरओ का एग्जाम देने वाले हो भैया वो क्लास जरूर देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे बड़ी बात क्या ना, वो क्लास देख के समझ में आएगी कि सारे टॉपिक्स को मैंने कोशिश किया है कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से लिंक कराते कराते चलते रहें, और उन सब्जेक्ट से जो ट्रेडिशनल लिंक कराए हैं उनका कहीं के पीवाईक्यू से संबंध है, वो सारी की सारी तैयारी आपको उस करंट की क्लास में कराई गई है। आज हम लोग देखेंगे जुलाई का करंट अफेयर। अभी कुछ एमसीक्यूज में बना रहा हूं, ठीक है। उस एमसीक्यूज का ऐसे संख्या नहीं कि 100 बना रहा हूं, वो 10-5 ज्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो लास्ट 6 मंथ में बना रहा था, 7th मंथ हो जाएगा। तो कुछ जो चीजें कुछ एक्चुअली छोड़ूंगा वो उस एमसीक्यू में कवर करूंगा। यानी जो एमसीक्यू मैं बना रहा हूं, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया पहले, वो ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ाया हूं उसी का एमसीक्यू बना दिया हूं वीडियो का रीच बढ़ाने के लिए। नहीं भैया, वो बिल्कुल अलग है। शायद ही 4-5-7 एमसीक्यूज ऐसे हों जो पढ़ाए गए टॉपिक से मैच करते हैं, वो पूर्णतः अलग रहेंगे, ठीक है। तो 135 टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूं, अराउंड 25 के करीब में टॉपिक्स आज जुलाई उठा रहा हूं। तो पिछले 7 महीने में आपके 160 के करीब में टॉपिक्स हो गए और 100+ तो मिनिमम आपके एमसीक्यूज रहेंगे। तो 7 महीने में आप करंट अफेयर में बचा क्या। वीडियो अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट एक मेरे भाई जरूर रहेगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आई दृष्टि करंट अफेयर जो कि सितंबर लास्ट में आएगी, आपको पता है यार, वो मैं जरूरी कराता हूं और वो मैं जरूरी कराऊंगा। तो सीधी सी बात है कि कोशिश करिए जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और करंट अफेयर का मजा लेते हैं, तत्काल में तो जुलाई का मजा लेते हैं। तो चलिए भाई, पहला हमारा करंट अफेयर की टॉपिक आपके स्क्रीन पे है। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक कह रहा है कि विश्व धरोहर समिति की अभी 46वीं सत्र हुई है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46th सेशन हुआ है। इसका उद्घाटन कहां हुआ है? तुमको पता है, अभी हमने भारत मंडपम के बारे में पढ़ा था आय दृष्टि में। भारत मंडपम कहां बनाई जा रही है? बनाई गई है तो दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो इस सत्र का आयोजन आपका भारत मंडपम, ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया है। ओके, न्यू दिल्ली में अब जितने भी सेशंस होंगे मैक्सिमम आपके भारत मंडपम में ही होंगे। ये बनाया ही इसी के लिए गया है। ओके, अब यहां पे एक आपको फैक्ट फर्स्ट टाइम दिख रहा होगा। फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट ये है कि भारत पहली बार इस सेशन का मेजबानी कर रहा है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सेशन का मेजबानी प्रथम बार भारत में हो रहा है। यानी इसके पहले कभी भारत ने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सेशन की मेजबानी नहीं हुई है। अब यह भारत कर रही है तो भारत क्या कहेगी कि भैया चलो हम क्या करते हैं कि इसमें वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस में कुछ अपने स्थल को शामिल कराते हैं। तो हमने क्या डिसाइड किया, नॉर्थ ईस्ट का चराई देव मैदान नॉर्थ ईस्ट का में कहां पे स्थित है? तो असम में स्थित एक मैदान है। यह स्टेटमेंट सही है या नहीं? चराई देव मैदान का संबंध आपके असम से है, यह सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चराई देव मैदान को हमने क्या किया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में हमने, विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर दिया। और ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि इसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चराई देव मैदान का कल्चरल रेलिवेंस है। तो यानी पहली बार पूर्वोत्तर के किसी क्षेत्र का सांस्कृतिक हिस्से में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके पहले भी काजीरंगा और मानस को, जो कि असम के राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा और मानस को शामिल किया जा चुका था। ध्यान देना, काजीरंगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, और मानस राष्ट्रीय उद्यान को इसके पूर्व भी यहां पे शामिल किया जा चुका है। राष्ट्रीय उद्यान को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, लेकिन ये कल्चरल लिस्ट में शामिल, यानी कल्चरल एरिया से शामिल लेते हैं। चराई देव मैदान का कल्चरल इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस ये है कि भैया अहोम राजवंश के टीले दफनाने की प्रणाली है आपका चराई देव मैदान में। देखो मैदान को हम लोग मोईदाम कहते हैं, चराई देव मोईदाम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ओके, तो चराई देव में, जैसे हम लोग मिस्र में देखते हैं ना कि मिस्र में दफनाने की एक अलग प्रणाली देखते हैं, उसी तरीके से चराई देव मोईदाम, ठीक है, टीले दफनाने की एक अलग बहुत ही यूनिक प्रणाली थी। हालांकि बाद में हिंदुज्म की प्रणाली को इन्होंने स्वीकार कर लिया था, ठीक। तो चराई देव मोईदाम या मैदान इसको कहते हैं।
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कल्चरल लिस्ट में शामिल हुई है। इसके पहले आपकी प्राकृतिक लिस्ट श्रेणी में शामिल हुई थी काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो इसी के लिए यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको बाद में भूल जाए। तो ये कल्चरल श्रेणी में शामिल हुई है। ओके, कल्चरल यानी सांस्कृतिक श्रेणी में इसको शामिल किया गया है, सांस्कृतिक श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। ओके, ये चीज आपकी तैयार होगी। अब हम लोग इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तैयार करते हैं। थोड़ा सा काजीरंगा आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा को हमको पता है कि भाई कि काजीरंगा को कौन सी रिवर काजीरंगा से निकलती है? तो कई सारी रिवर्स छोटी छोटी निकलती हैं, लेकिन एक बड़ी रिवर है जिस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि यहीं से होकर गुजरती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। देखो, रिवर ट्रिब्यूटरीज हो या रिवर सिस्टम हो, चाहे वो आपकी सिंधु रिवर सिस्टम हो, चाहे गंगा रिवर सिस्टम हो या ब्रह्मपुत्र हो, कल रमन सर ने ज्योग्राफी की क्लास में यही तीन के ऊपर क्लास लिया है। तो एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर को बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे देख सकते हैं। आपको पूरी क्लास ही देख लीजिए, आधे घंटे में स्पीड में सुन जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, काजीरंगा में किसका संरक्षण किया जाता है? किसको? तो यहां पे भैया एक सींग वाले गेंडे, ध्यान देना है, एक सींग वाले जो गेंडे हैं उनके संरक्षण के लिए काफी फेमस है। वन हॉर्न जो आपके गेंडे हैं, ठीक है, थोड़ी ये इसकी मतलब हो गया गेंडा, राइनो। ओके, एक सिंग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए आपकी काजीरंगा जानी जाती है। मिनी काजीरंगा के नाम से किसको जाना जाता है? मिनी काजीरंगा को नाम से तो ओरांग सेंचुरी, ध्यान देना है, ओरांग सेंचुरी को यहां पर लिख देता हूं, ओरांग सेंचुरी, इसको हम लोग मिनी काजीरंगा के नाम से जानते हैं, ओरांग सेंचुरी को। तो आप एक चीज समझो, आप जब करेंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको यह पता है, एक जगह लिखा है विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की मेजबानी भारत ने की, कहां पे हुआ? ठीक है, आगे आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में या राष्ट्रीय घटनाक्रम में, तो वहां पे आपको लिखा हुआ है चराइदेव मोईदाम या मैदाम के बारे में, कहां से संबंधित है, किस लिस्ट में इसको शामिल किया गया। लेकिन अब ये जो आप जो काजीरंगा के बारे में जो आपको एडिशनल फैक्ट मिला है ना, ये आपको करेंट अफेयर की किसी भी बुकलेट में नहीं मिलेगा। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि विश्व धरोहर समिति के ऊपर सारे बुकलेट में लिखी हो। मैं 2 बुकलेट्स को फॉलो किया हूं, इसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना दिया था। सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करती है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। अभी इसकी जुलाई माह में क्या हुआ? रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें क्या हुआ कि भारत की ग्रोथ रेट के ऊपर चर्चा किया गया। देखो, आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ के आता है, लेकिन संदर्भ देता है। आईएमएफ के अनुसार क्या है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है, एडीबी के अनुसार क्या है, आरबीआई के अनुसार क्या है। आप क्वेश्चन की थीम समझोगे तो इस पैटर्न पे चलती है। अब बात आती है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में क्या बात बोली गई है। ओके, अच्छा वो चीज, अच्छा चलिए पहले ये चर्चा करता हूं। एक चीज मुझे और याद आ गया था चर्चा करने के लिए, लेकिन अभी इसको चर्चा ही कर देता हूं। तो देखो 2024-25 की इस रिपोर्ट में ये बात बोला गया है कि भारत की 2024-25 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है, ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर रहने वाली है वो 7% रहने वाली। कितनी? 7% की दर से रहने वाली है। और इसी के लगभग, इसी के समकक्ष आपका आईएमएफ ने भी 2024-25 के लिए कितना अनुमान लगाया भारत की ग्रोथ रेट का? तो 7% अनुमान लगाया है। यानी जितना अनुमान आईएमएफ का है उतना ही अनुमान किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। अब बात आती है कि सर आरबीआई ने कितना अनुमान लगाया है? तो आरबीआई का अनुमान थोड़ा इनसे ज्यादा है, नाम मात्र का 7.2% ये आरबीआई का अनुमान है। तो एडीबी और आईएमएफ का इक्वली अनुमान है। एडीबी यानी हम लोग कह सकते हैं एडीबी इज इक्वल टू क्या हो गया? आईएमएफ। इन दोनों का जो अनुमान है ग्रोथ रेट को लेके वो लगभग क्या? एकदम इक्वल है। अब थोड़ा सा आपको एडीबी के बारे में दिमाग रखना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो देखो एडीबी की स्थापना यहां पे मैं लिख देता हूं एडीबी। हालांकि एडीबी के बारे में मैं इसकी पहले की करंट की क्लासेस में आप सबको बता चुका हूं। एडीबी के बारे में क्या, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला इसका फैक्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मनीला कहां पे स्थित है मेरे भाई? तो मनीला आपकी कहां पे स्थित? आप कमेंट करके बताओगे तो बढ़िया लगेगा। मनीला में भी एग्जैक्ट अगर आप लोकेशन जानना चाहते हो तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन का नाम है मांडलू योंग। ठीक है, मांडलू, ठीक है, योंग, यहां पे
मांडू यांग में, मनीला फिलीपींस। अब चाहो तो यहाँ पे लिख देता हूँ फिलीपींस। जो होमवर्क दूंगा वो कमेंट जरूर करना, और जो भी आपकी क्लास के एक्सपीरियंस रहे उसको जरूर कमेंट करना। देखो उसका फायदा ये होगा, बाद में जो भी लोग देखने आते हैं ना, वो जाहिर सी बातें सोचना चाहते हैं कि भाई की वीडियो कैसी है, तो वो कमेंट से अंदाज लगाते हैं भाई वीडियो अच्छा है या नहीं अच्छा है, उनके काम लायक। तो आपका आप काम है वीडियो अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसका न्यायपूर्ण एक कमेंट आप जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहीं पे मैंने एडीबी से संबंधित एक और भी टॉपिक लिख दिया है, जो कि आपके करंट के मैगजीन में कुछ जगह दिया, कुछ जगह नहीं दिया है। इंडिया और एडीबी के बीच में भी क्या हुआ है, एक ऋण पत्र, एक डेप्ट पे क्या हुआ है, एक हस्ताक्षर हुआ है, ऋण पत्र पे हस्ताक्षर हुआ है। यानी भारत सरकार को एडीबी के द्वारा क्या किया जा रहा है, कुछ ऋण दिया जा रहा है। कितना ऋण दिया जा रहा है आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो 170 मिलियन यूएस डॉलर, मिलियन डॉलर का, आप ध्यान देना, 170 मिलियन डॉलर का ऋण दिया जा रहा है एडीबी को, भारत को। क्यों ऋण दिया जा रहा है, तो ऋण इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप जो हेल्थ सेक्टर है आपका, जो आपका हेल्थ सेक्टर है उसको और ज्यादा दुरुस्त कर पाए। हेल्थ सेक्टर अर्थात हेल्थ सेक्टर को बढ़िया करने के लिए, हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, विकास के लिए ये हम लोग कह सकते हैं कि ऋण दिया जा रहा है भारत सरकार को। अब बताओ हेल्थ की बात, क्या आप बताओ मुझे, हेल्थ की बात आप मुझे बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में की गई है, अगर एसडीजी में हेल्थ की बात की गई है तो किस एसडीजी का संबंध हेल्थ से है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट बताओ। क्योंकि अभी हमको पता है इंडिया एसडीजी इंडेक्स आया है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंडिया एसडीजी इंडेक्स में कुल 16 इंडेक्स को स्टडी किया गया है, हमको पता है। लेकिन हमारे पास इंडेक्स एसडीजी कितने हैं, 17 एसडीजी गोल्स हैं, जिनको 2030 तक पाना है, ठीक है। उसकी 2030 तक उपलब्धि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हम लोग प्राप्ति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके लिए नीति आयोग क्या करती है, इंडिया एसडीजी इंडेक्स जारी करती है। ये चौथा संस्करण था उसका, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपसे जो मैं पूछना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं, कमेंट करके बताना कि वो 17वां एसडीजी कौन सा है जिसके बारे में इंडिया एसडीजी इंडेक्स में काउंट नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि कुल 16 एसडीजी के ऊपर वो रिपोर्ट आई है। तो ये अब एक चीज जो मुझे बताना था, जो मैंने आपसे कहा कि वो मुझे बता देना चाहिए, छूट गया है, उसके बारे में आपसे चर्चा कर दूं। अगर यहाँ पे एक पेज ऐड हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक सेकंड, बस एक सेकंड मेरे भाई, आप सब थोड़ा ध्यान देना। हो जाएगा, हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बताना था, मैंने आपको बताया कि जो अहोम साम्राज्य है, अहोम साम्राज्य में क्या था कि चराइदेव मैदान वाला ये जो कहानी है, मोईदाम वाला, वो वहीं पे हुआ था, अहोम साम्राज्य। अब थोड़ा सा अहोम के बारे में थोड़ी हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा तो नहीं देंगे, लेकिन ट्रेडिशनली अगर मैं बताऊं आपसे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो वो क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है, ध्यान देना, ट्रेडिशनल क्वेश्चन। पहला तो हमको पता भाई अहोम रिवॉल्ट हुआ है, अहोम रिवॉल्ट हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताओ अहोम रिवॉल्ट, ठीक है, एलटी यानी अहोम विद्रोह हुआ है। पहली बात, ये विद्रोह कब हुआ है, तो इन आप कमेंट करो, मैं तो अभी जस्ट आपको 30 सेकंड में बता दूंगा। और किसके निर्देशन में हुआ था ये अहोम विद्रोह, तो गोमधर कुंवर, लेड बाय गोमधर कुंवर, लेड बाय गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। अगर आप जानना चाहोगे, आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत बढ़िया बात। इन 1828 में ये रिवॉल्ट हुआ था, ओके, 1828 में रिवॉल्ट हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रखती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे एक मैं होमवर्क आपको देने वाला हूं, जिस होमवर्क का एक्सप्लेनेशन आप इसी के शॉर्ट वीडियो, मतलब आप यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो जाओगे तो मैंने आपको बताया है, एक बहुत ही बड़े सेनापति जिन्होंने मुगलों को हराया है, इसी डायनेस्टी से संबंधित है, उनके बारे में, उन्हीं से संबंधित एक बुक का विमोचन किया था, किसने, अमित शाह जी ने। और उनकी मूर्ति, उनकी ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया है, किसने, नरेंद्र मोदी जी ने। तो उस पर्सनालिटी के बारे में आप बताओ कि अभी जो मैं बोला हूं, मैं किस पर्सनालिटी के बारे में बोला हूं, मैं किस पर्सनालिटी पर चर्चा किया हूं। ये
पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि सारी बात बता देगा, बोलेगा निम्नलिखित कथन उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसके लिए दिया गया है, तो समझ जाओ ऐसे ही क्वेश्चन है, पर चर्चा किया हूं। आंसर जिसको भी देखना हो आप YouTube में जाओगे, ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट वीडियोस का व्यू बढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है, लेकिन जाना बहुत बेहतरीन है और मजा आएगा। वो 2-3 फैक्ट्स मैंने समाज करके बताया बढ़िया तरीके से, ये चीज आप लोग कर जाना। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट एंजल टैक्स। देखो बजट के ऊपर तो डिटेल वीडियो आपके रमन सर के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात देखो, एक संदर्भ ये आता है अक्सर, चूंकि आजकल मैं क्या करता हूं ना कि रोज आधे घंटे डेली जिन बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर कुछ डाउट्स है उनसे डेली आधे घंटे बात कर लेता हूं गूगल मीट से। एक नॉर्मली जो डेली एक कॉमन से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर मैगजीन को लेके कि सर जो आप 1-1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे की बना दे रहे हो, क्या उसी मंथली करंट अफेयर कवर हो जाएगा? तो हो तो जाएगा, अभी मैं जो वैल्यूएशन कराऊंगा उसको मिला के हो जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाई कि कुछ प्रमाणित करंट अफेयर भी आप लोग बुक जरूर देखो वैसे तो मंथली मैगजीन ठीक है कुकुर मुत्ते की तरह निकल गई हैं। आप नॉर्मली देखोगे जिसके पास आप देखो थोड़ा सा पैसा और बेस आ गया ना, वो सोचेगा कि लाओ मैं मैगजीन लिख देता हूं। मैगजीन कैसे लोग लिखते हैं? किसी साइट पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल दृष्टि आईएएस की साइट पे गए, ठीक है, वहां से 5 लाइन कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। तो इस तरीके से करंट अफेयर बनाना तो बहुत आसान सा काम है और भर भर के ऐसे करंट अफेयर बनते हैं, ठीक है। तो मेरा यह है कि आप जो प्रमाणित बुक सोर्स है उन पे काम करो। प्रमाणित बुक सोर्स क्या है? घटनासार, ओके। इसकी अभी 6 मंथली मार्केट में ये देख सकते हो। आप अगर मंथली कोई देखना चाहते हो तो आपकी आती है एक क्रॉनिकल, ओके, क्रॉनिकल, आप क्रॉनिकल देख सकते हैं, ठीक है, क्रॉनिकल। क्योंकि मैगजीन आजकल पता है, मैगजीन वो लोग काम करना स्टार्ट कर दिए आजकल जिसका कभी पेपर से संबंध भी नहीं रहा है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना है और एक जगह ऑलरेडी मतलब साइड से अपना तो कोई मेहनत लगना नहीं है, तो क्या ही बात है। तो क्रॉनिकल से आप मंथली मैगजीन अगर किसी को कोई करना चाहता है तो क्रॉनिकल कर लो। मैंने इसमें अपनी क्लास में क्रॉनिकल से भी कंटेंट उठाया। तीसरा, आप चाहो तो दृष्टि आईएएस की भी पतली वाली जो मैगजीन आती है, ठीक, इसको फॉलो कर सकते हो। ये चीज ध्यान देना, अभी जो 2024 का एग्जाम देने वाले हैं उनसे मैं बोलूंगा आप घटनासार कर जाओ और केवल क्लासेस देख जाओ। बाकी लोग क्या करो, 2025 में अगर किसी को देना हो तो वो इन सोर्सेस को देख सकता है, 2025 वाले, ठीक। अभी लास्ट में प्रीलिम्स के समय आई दृष्टि आती है, वो मैं करा दूंगा, ठीक। तो ये डाउट हमेशा रहता है, इसको क्लियर कर लो भाई, यही करना है और ज्यादा नहीं करना है। करेंट अफेयर में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन में से यहां इतना कर जाओगे तो आपको 27 क्वेश्चन मिनिमम लग जाएगा। मेरी क्लास का फायदा ये रहता है कि मैं ट्रेडिशनली बहुत लिंक कराता चलता हूं, तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन के भी आने की संभावना ज्यादा रहती है। अब हम लोग बात करते हैं एंजल टैक्स के ऊपर। देखो अभी आप बजट के ड्यूरेशन में देखोगे कि क्या हुआ, जो अपनी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला कि भैया हम एंजल टैक्स को समाप्त कर रहे हैं। तो हाल ही में एंजल टैक्स को समाप्त करने की वजह से एंजल टैक्स क्या हुआ, न्यूज में आ गया। एंजल टैक्स किस पे लगाया जाता है? तो जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनके ऊपर, वो क्या करती हैं कि अपनी शेयर जारी करके भारतीय निवेशकों से धन जुटाती हैं। तो उस जुटाए गए धन पर क्या होता है कि एंजल टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, एंजल टैक्स लगाया जाता है। अब देखो एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट कब से आया, तो वर्ष 2012 से आप देखोगे एंजल टैक्स लगाया जा रहा है। कब से? इन 2012, यहां से मैं बताऊं, ठीक है, वर्ष 2012 से आप देखना कि आपकी एंजल टैक्स लगाई जा रही है वर्ष 2012 से। बेसिकली हो क्या रहा था कि जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको बढ़ावा मिला था, तो इसी को रोकने के लिए वर्ष 2012 से इसको लगाया गया। अब एंजल टैक्स की रेट क्या थी, आपसे कल को पेपर में पूछ दे तो इसकी रेट बहुत हाई थी, 30.9% की दर से इसको लगाया जाता था। आई बात समझ में? ठीक है, ये चीज समझ आना। अच्छा, इसका जो करारोपण किया गया था वो कर अधिनियम 1961, वो कर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(7)(b) के तहत या इसको लाया गया था, के तहत इसको लाया गया था। एक फैक्ट आपको पता चल गया, कर अधिनियम कब आया, तो कर अधिनियम का संबंध आपके 1961 से है। ये बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये पीटी का, ठीक है, एंजल टैक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। बजट के ऊपर बाकी डिटेल चर्चा आपकी रमन सर करेंगे,
तो उसमें आप कर लेना। ओके, तो ये आपका हो गया एंजल टैक्स। दूसरी बात भैया कि एक चीज समझना होगा, यूपी पीसीएस को लेके और यूपी आरओ को लेके पीसीएस अभ्यास का फुल टेस्ट सीरीज चल रहा है, बहुत ही कम शुल्क में चल रहा है, ठीक है, और उसकी वीडियो डिस्कशन है। वीडियो डिस्कशन हम लोग सितंबर से स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी हमारी क्लासेस है प्री की, वो क्लासेस हमारी अगस्त लास्ट तक कंप्लीट हो जाएंगी, करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो सितंबर में हम लोग कर देंगे आपका जो क्लास का डिस्कशन है। 10 पेपर है, 10 क्लास में डिस्कशन हो जाएगा। एक से 2 क्लास का डिस्कशन हो भी गई है 2 पेपर का, तो आपका लगभग 8 पेपर बचा है, वो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर में हम लोग उस पेपर का फुल डिस्कशन कर देंगे, उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। देखो, गूगल मीट के तहत आपकी पेपर होती है, और हर एक मतलब अब तक जितने भी पेपर्स हम लोग कराते हैं, कोई एक सिंगल पेपर नहीं है जिसमें आपके पेपर के बाद जो पीसीएस अभ्यास की टीम है, चाहे वो रमन सर, मैं या हम दोनों, जरूर ही आपसे जुड़ेंगे। आपकी जितनी भी डाउट्स रहती है उसमें बातचीत जरूर करते हैं। तो कुल मिला जुला के आप तुरंत का तुरंत जो भी आपके डिस्कशन है वो भी कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज अगर आप अभी नहीं ज्वाइन किया हो कहीं, तो आप पीसीएस अभ्यास के टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओ, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप इस पर संपर्क करके जो भी बैच संबंधित जानकारियां वो आप ले सकते हैं। आरओ और यूपी पीसीएस दोनों के टेस्ट सीरीज चलना है, दोनों का टेस्ट सीरीज मिला के आपका कुल 20 टेस्ट है, ठीक है। आरओ का 10 और यूपी पीसीएस का 10, और इसकी फीस है आपकी 20 टेस्ट की केवल 1200 रुपए, ठीक है, विथ डिस्कशन आते हम लोग। और एक्सप्लेनेशन, पेपर की क्वालिटी अब मिला जाओ तो भैया बहुत ही बेस्ट पेपर क्वालिटी है। अब हम लोग अपने ये तो प्रचार था हमारा, ठीक है, वो जरूरी भी है प्रचार, क्योंकि सर्वाइव के लिए, इंस्टीट्यूट की चलाने के लिए, ठीक है। अब हमारे लिए आता है नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है विंडफॉल टैक्स। देखो, विंडफॉल टैक्स अभी हमने देखा एंजल टैक्स समाप्त किया गया, तो एंजल टैक्स न्यूज में आ गया। अब विंडफॉल टैक्स ये आपको घटनासार में नहीं मिलेगा। ओके, अब आते हैं विंडफॉल टैक्स के संबंधित क्या क्या बात है। देखो, विंडफॉल टैक्स न्यूज में क्यों आया, तो पहली बात तो ये होती है कि न्यूज में आने के पीछे क्या कारण है। तो विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? पहले ये लगता था विंडफॉल टैक्स 3250 रुपया प्रति टन, इतना लगता था, और अब इसको बढ़ा के 3250 रुपये प्रति टन लगता था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 6000 रुपीज, 6000 रुपया प्रति टन कर दिया गया। ओके, प्रति टन कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के विंडफॉल टैक्स में क्या किया गया है? वृद्धि की गई है। आपसे अगर हाल ही में विंडफॉल टैक्स क्यों नहीं हुआ, इसमें कमी की गई, उतना ही बरकरार रखा गया, समाप्त कर दिया गया, या वृद्धि कर दी गई? तो विंडफॉल टैक्स में वृद्धि की गई। अब आपसे पूछ सकते हैं कितने रुपए की वृद्धि की गई, प्रति टन कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो भैया 6000 में से 3250 घटा लो, ठीक, तो आ जाएगा 2750 रुपया। सही से सेट है या नहीं आप लोग खुद बता देना। तो इतने रुपए, तो स्टेटमेंट में यह भी दे सकता है कि इसमें 2750 रुपए की वृद्धि की गई, यह भी स्टेटमेंट बना के आपको दे सकता है, ठीक है। कि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेलों पर विंडफॉल टैक्स नॉर्मली कच्चे तेलों पर, यानी जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर लगता है। इसी से आप समझ जाओगे कि यह टैक्स जो होता है वो सामान्यतया, यानी जनरली, ठीक है, सामान्यतया तेल, गैस एवं खनन जैसे इंडस्ट्रीज में लगता है। तेल, गैस और जो माइनिंग है, और माइनिंग इंडस्ट्री यानी खनन उद्योगों पर लगाया जाता है। ओके, विंडफॉल टैक्स इनके ऊपर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? तो जब इनसे संबंधित इंडस्ट्री, जो ये उद्योग हैं, ठीक है, या इसमें संलिप्त जो व्यक्ति हैं, अगर उनको अप्रत्याशित रूप से लाभ हो जाए, अप्रत्याशित लाभ की स्थिति पर, ठीक है, अप्रत्याशित लाभ पर यह विंडफॉल टैक्स जो है लगाया जाता है। ये कंपनी हो उस पर भी या व्यक्तियों पर भी, इंडिविजुअल्स पर भी लगता है। ओके, ये चीज दिमाग में रखना। एक अगला इंपॉर्टेंट बात ये हो गया, और बाकी तो मैंने आपसे बता दिया कि अभी ये 3250 रुपया पहले था, अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? आपकी 6000 रुपया प्रति टन कर दिया गया, रुपया प्रति टन कर दिया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, बात समझ में आ गई। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट आते हैं भैया। अगला हमारा है, अभी भारत सरकार ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या किया? एक समझौता किया है। किसके साथ? तो जैविक उत्पादों हेतु पारस्परिक मान्यता समझौता किया है, भारत और ताइवान के बीच में हुआ है।
भारत की तरफ से भारत सरकार ने नहीं, बल्कि एपीडा ने और ताइवान की तरफ से ताइवान कृषि मंत्रालय के द्वारा यह समझौता किया गया। इसको हम लोग कहते हैं पारस्परिक मान्यता समझौता, म्यूचुअल रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन एग्रीमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि समझौता है क्या। तो भैया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से संबंधित ये समझौता है, इसका तो नाम यहीं से पता चला है। तो पहली बात किसके संदर्भ में हुआ है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेके ये समझौता किया गया है। किसके साथ हुआ है, ताइवान के साथ हुआ है। ये आप ताइवान का एक मैप देखो, चाइना अक्सर इस पे क्लेम करता रहता है। ताइवान में आप देखोगे तो एक तरफ से ईस्ट चाइना सी, इसकी एक तरफ से ताइवान स्ट्रेट है, ठीक है, ताइवान जलसंधि है, इधर साउथ चाइना सी है आपका, ठीक है, इधर आपका लुजोंग स्ट्रेट है। लुजोंग स्ट्रेट ये आपका एक बार इसको सर्च करना, ये पीटी में सेपरेटली पूछ सकता है, ठीक है, कि लुजोंग स्ट्रेट कुछ आइसलैंड्स है और एक देश है। मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, बस मेरा ये है एक उद्देश्य कि सर्च कर लो भाई, ठीक है। तो सर्च करोगे तो लुजोंग स्ट्रेट के बारे में क्वेश्चन बन के आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। फिलीपींस और ताइवान के बीच में ये स्थित, कुछ बीच में आइसलैंड्स हैं, उनका नाम आ सकता है, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग गूगल कर लो, ठीक है। और इधर आपका क्या है, फिलीपीन सी स्थित है। तो ये हो गया आपकी ताइवान की बाउंड्री, जिसको हम लोग को देख लेना था, जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब मुझे बता दो आप लोग, ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइवान की कैपिटल क्या है, ये चीज आप लोग बता दो। ज्योग्राफी तो हमने इसकी देख ली। अब देखो ये समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत ये जो मैंने पेस्ट किया है, ये क्रॉनिकल से पेस्ट किया है कि समझौते से चावल यानी राइस, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड्स जो है, हरी या काली और हर्बल चाय, ठीक है, जो हर्बल टीज है, औषधीय पौधे जो है, जैसे प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों को ताइवान को निर्यात किया जाएगा। यानी भारत और इन चीजों का ताइवान की तरफ निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज कल कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसके तहत कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भारत निर्यात करेगी, ऐसे क्वेश्चन बने हुए पीवाईक्यूज में। तो इसलिए मैंने ये चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने इसको रख दिया आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो एपीडा के ऊपर आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं, एपीडा के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है। यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था, और चूंकि उस पर एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग वही क्वेश्चन क्या करते हैं, उठा लेते हैं। यूपीएससी ने देखो जितने भी कभी भी ध्यान देना, एपीडा का कंट्रीब्यूशन आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में अच्छा खासा दिखता है, ठीक है। एपीडा का गठन कब हुआ था, 1985 के में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन पहले क्या था, वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था 2018 में आया था ये, कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपीओपी के संदर्भ में क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट करा था कि किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो यहाँ पे कहता कि ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट था कि भैया जो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो एपीडा है, यानी एनपीओपी की जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो एपीडा है। तीसरा स्टेटमेंट कहता कि सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। ये सही स्टेटमेंट है। ये पीटी में सेपरेटली क्वेश्चन बन के आया हुआ है यूपी बेसिस में कि भारत का पहला पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो भारत का पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट आपका क्या है, वो सिक्किम है। ये सेपरेट क्वेश्चन यूपी बेसिस ने बना के पूछा है, इसको रखने के पीछे का एक मेरा रीजन ये है। दूसरा भैया एनपीओपी के संदर्भ में क्वेश्चन आया, तो ये रूरल डेवलपमेंट के तहत नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ध्यान रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये किसके तहत है, एनपीओपी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत। मेरा मानना है कि ये पेपर में क्वेश्चन अगर नहीं भी आएगा एनपीओपी के संदर्भ में, तो आपका एपीडा आ सकता है। एपीडा के बारे में क्या करा है, करा कि द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग एपीडा कहते हैं, इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द एनपीओपी। एनपीओपी मतलब देना नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है। अब एपीडा के बारे में बता रहे हैं कि एपीडा का जो गठन हुआ था वो 1985 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। कब, वर्ष 1985 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। और इसका अगला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, कि इन द ईयर 2016 सिक्किम बिकेम इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। तो ऐसा नहीं कि 2016 में था, इसके लिए 2016 के लिए केवल इंपॉर्टेंट था, ये अभी भी पेपर में क्वेश्चन पूछ कर सकता आता है कि सिक्किम वो कौन सा स्टेट है भारत का जो फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। तो यानी यहाँ पे बेसिकली मतलब भी था एपीडा का गठन कब हुआ, आप ये समझ जाओगे। एपीडा नॉर्मली आप समझना, ठीक है, ये प्रोसेस्ड फूड के लिए, ऑर्गेनिक फूड्स के लिए काम करती है, ठीक है। और 2016 में सिक्किम बना, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक। वीडियो कैसी लगी, अराउंड 30 मिनट की क्लास हमारी होगी, तो उम्मीद करेंगे, चूंकि ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता हूँ, और
उम्मीद रहेगी कि बढ़िया आपको लग रही है। अब देखो मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस यहाँ पे रखे हैं। दो जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है उसमें से एक प्रैक्टिस का आपका है नाम नोमैडिक एलिफेंट, दूसरी प्रैक्टिस का नाम है अभ्यास मैत्री। ये क्या हो रहा है? ओके, अब हम लोग पहले क्या करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो नोमैडिक एलिफेंट, पहली बात कि ये प्रैक्टिस किसके किसके बीच में की जाती है, तो जाहिर सी बात है एक पक्ष इसमें आपका खुद भारत है और इसमें दूसरा पक्ष जो आपका है उस पक्ष का नाम है मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच में ये किया जाता है। कौन सा संस्करण है? ये 16वां संस्करण था। ओके, अगली बात, ये आपका 16वां संस्करण था। अगली बात, ये हुआ कहां पे 16वां संस्करण? तो उमरोई में। इस युद्ध इसका इस प्रैक्टिस का युद्धाभ्यास कहां किया गया? इसका किया गया उमरोई मेघालय में। मेघालय की कुछ ट्राइब्स का नाम बताओगे क्या आपको मुझे? मेघालय की कुछ ट्राइब्स का नाम अगर आप लोग कमेंट कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभ्यास मैत्री। तो एक बार हम लोग अभ्यास मैत्री को देखते हैं। देखो अभ्यास मैत्री के बारे में ध्यान रखना। पहली बात कि भैया गला सूख जा रहा था। अभ्यास मैत्री को देखते हैं। वही बात, कौन सा संस्करण है? तो ये 13वां संस्करण है। ओके, पेपर में कभी कभी संस्करण पूछ के क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, किसके किसके बीच में अभ्यास मैत्री किया जाता है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाता है। तीसरा, क्या इसका प्रयास भारत में, मतलब ये भारत में हुआ, थाईलैंड तो भारत में नहीं, थाईलैंड का एक प्रांत है उसका नाम है ताक प्रांत। थाईलैंड के ताक प्रांत में इसका आयोजन किया गया। थाईलैंड के ताक प्रांत। तो हाल ही में चर्चा में रहे स्थल के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है, तो चांद से आपका ताक प्रांत के ऊपर क्वेश्चन बन के आ जाए। तो ये आपका हो गया दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस। इसके बाद से हुआ तो आपका पिच ब्लैक हुआ है, आप चाहो तो ठीक है। वैसे हम लोग दो तीन तैयार कर रहे हैं हर मंथ में, तो लगभग 8-10 प्रैक्टिसेस तो मैंने कराई दिया होगा। इसके बाद से भी संपूर्ण तरह से ईयरली मैगजीन जब देखेंगे तो वहां करेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो बहुत 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस जो थी उनको और उनके लिए वन लाइनर फैक्ट्स इंपॉर्टेंट था। तो मैंने क्या किया भैया, उस पर एक सिंपल क्वेश्चन बना दिया। इंपॉर्टेंट तो ये समझो 4 क्वेश्चन है इनडायरेक्टली। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मजा तब आता जब ये लाइव क्लास रहती, आपसे पूछता मैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है कि इंडिया बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, यानी इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ठीक है के साथ मिलकर रेशल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम की शुरुआत की। इंडिया बैंक के ठीक है किसकी एसोसिएशन में, तो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ मिलकर रेशल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम की स्टार्ट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, साथ साथ बताता चलता हूं, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया इसमें IIS यानी इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई साथ नहीं है। लेकिन इंडिया बैंक नहीं, वो आपका इंडस इंड बैंक था। वो क्या आपका इंडस इंड बैंक है। इंडस इंड बैंक और IIS इन्होंने साथ मिलकर क्या किया कि अपने इस रेशल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम को स्टार्ट किया, ठीक है, शुरुआत की। सेकंड हमारा स्टेटमेंट क्या है, वो है SBI में वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान। ध्यान देना, वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है MSME सहज को लॉन्च किया। ठीक है, तो यानी ध्यान देना है कि SBI ने, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में MSME सहज को, जो कि डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान प्रणाली है, इसको किसने लॉन्च किया, वेब आधारित, तो ये SBI ने। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, SBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तीसरा स्टेटमेंट, रोशनी नादर का यहाँ पे नाम लिखा है, कह रहा है कि इनको इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर, से सम्मानित किया गया। तो क्या अब पहली बात क्या आती है कि क्या रोशनी नादर को सम्मानित किया गया है?
तो बिल्कुल सही बात है, रोशनी नादर को सम्मानित किया गया है। लेकिन ये इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं है, ये किसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ओके, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला की बात क्या है? सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? पंकज अग्रवाल बनाए गए। तो भैया अग्रवाल साहब ही हैं, लेकिन पंकज अग्रवाल नहीं, रवि अग्रवाल बनाए गए हैं आपके सीबीडीटी के, ठीक है, अध्यक्ष। तो यानी ये स्टेटमेंट भी आपका गलत था, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत था। आपका सही केवल स्टेटमेंट क्या था? ओनली 2 स्टेटमेंट सही था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे ये भी आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एससीआर का गठन। तो भैया अभी न्यूज में आपकी एससीआर रही है, ठीक है, इनिशिएटिव लेने के लिए अपने योगी जी बहुत तगड़ा जाने जाते हैं। एससीआर को समझते हैं। देखो एनसीआर के तर्ज पे क्या क्या गया है, एससीआर का गठन किया गया है। आप इस न्यूज को देखोगे तो रमन सर ने जो प्री बूस्टर सीरीज है, मेंस बूस्टर सीरीज है, वहां पे भेजते हैं। जिसको प्री बूस्टर मेंस बूस्टर से जुड़ना होगा वो इसी नंबर पे जो यूपी पीसीएस अभ्यास का नंबर है। देखो हम लोगों ने क्या यार बहुत ज़्यादा, इस वक्त सच्चाई बताना, देखो हम बहुत ही ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं आपकी प्रीलिम्स के लिए। हमने प्रीलिम्स के लिए डेली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, ट्रेडिशनल या करेंट, प्री बूस्टर्स में भेजते चलना, उसका किसी से 25 पैसे नहीं लिया जाता है। मेंस बूस्टर सीरीज जिसमें मेंस इंपॉर्टेंट चीज़ें सेंड किया जाता है, ठीक है। आप अच्छे खासे हजारों की संख्या में, लगभग 3-4 5,000 लोग उसमें ऐड है, आप ऐड होके वहाँ से लाभ ले सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें तत्काल में आपको मिल जाती हैं। दूसरी बात, हमने क्या की, पीवाईक्यू की क्विज स्टार्ट की है, बिल्कुल फ्री में, ठीक। करेंट अफेयर की क्विजेज अगर आपको सॉल्व करनी है तो इसके लिए भैया आप क्या करिए कि इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, या फिर जो पीसीएस अभ्यास का टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे जुड़ जाइए। वहां पे आपको इसकी जानकारी, सबसे बढ़िया ना, आप केवल टेलीग्राम पे पीसीएस अभ्यास सर्च करो, जुड़ जाओ, वहां पे आपको सारी डिटेल्स जाती हैं जहां पे आपको ये सोर्सेज मिलेंगे। ओके, बहुत आराम से। तो एक तो तरीका है कि आप यहां से जुड़ जाओ, और जुड़ तो जरूर जाओ, क्योंकि हमारा साथ तो छूटने वाला नहीं है। अभी लगातार जब तक आपका यूपी पीसीएस का इधर प्रीलिम्स है, फिर उधर आरओ का प्रीलिम्स है, फिर आरओ का मेंस है, यूपी पीसीएस का मेंस है, लगातार हम बनने वाले हैं। फिर तो यूपी पीसीएस का प्री आ जाएगा 25 के लिए, तो लगातार साथ रहने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। एससीआर के बारे में देखते हैं। देखो एससीआर के बारे में आप सोचो, एनसीआर के बारे में अब तक क्या क्वेश्चन बन के आया है। एससीआर के बारे में आपको डिटेल चर्चा कर दूंगा, लेकिन एनसीआर के बारे में पहले सोचो आपको क्या क्वेश्चन बन के आया है। यूपी पीसीएस ने आज तक क्वेश्चन बनाया क्या है कि द एनसीआर डज नॉट इंक्लूड द पार्ट ऑफ, किस मतलब वो कौन सा स्टेट्स है जिसमें एनसीआर नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी 2008 के मेंस में बन के आई। यूपी पीसीएस के आरओ वाले एग्जाम में मेंस 17 में भी क्या बन के आई, वो कौन सा स्टेट है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। एक बार क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि यूपी का वो कौन सा जिला है जो इसमें शामिल नहीं है, तो हमको पता है। अब डिटेल देख लेंगे। यूपी के कुल 8 जिले, 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एनसीआर में आते हैं। क्वेश्चन आज तक इतना ही बन के आया है, तो उसी आधार पे एससीआर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा उतना ही। लेकिन चूंकि एससीआर का संदर्भ उत्तर प्रदेश से है तो थोड़ा डिटेल आ सकता है। देखो एससीआर में आपको ध्यान देना है, इसका ट्रिक आप ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश के कौन से स्टेट है एससीआर में। तो ध्यान देना कि एससीआर में एसएल ब्रू, BRUH, ये आपका हो गया ट्रिक, एसएल ब्रू, ठीक है, जिससे आप याद कर लोगे वो कौन से 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसमें शामिल किया गया है। अब उस 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग देखना चाहोगे तो उसमें से आपका आता है लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। ओके, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। तो पहली बात, लखनऊ चूंकि राज्य राजधानी क्षेत्र है, मतलब राज्य राजधानी है लखनऊ, ठीक है। हरदोई, ये नाम आएगा पेपर में, याद रखना, एच से आपका हरदोई हो गया, ठीक है। सीतापुर, एस से सीतापुर हो गया, आपका हो गया उन्नाव, फिर आपका हो गया रायबरेली, ओके, रायबरेली और बाराबंकी। बाराबंकी, ये आपका हो गया कुल 6 डिस्ट्रिक्ट जो इसमें शामिल है। ओके, जो इसमें शामिल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया एक। तो अब यहां पे एससीआर का मैंने मैप बता दिया है, यहां पे दिखा दिया है।
भाई ये आपका हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया, उन्नाव हो गया, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया। अब देखो SCR में कुल कितनी एरियाज हैं, कुल कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को SCR में शामिल किया गया है, तो 27,826 27,826 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें शामिल है। आप बोलोगे सर ये फैक्ट याद करना पड़ेगा, तो बिल्कुल याद करना पड़ेगा, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। नेक्स्ट आपसे आ सकता है कि भैया SCR में किस क्षेत्र से सर्वाधिक एरिया सम्मिलित है, ठीक है, मतलब किसका सर्वाधिक एरिया सम्मिलित है, तो उसको अगर याद करना हो तो यहां पे ध्यान देना, एच मतलब क्या, हरदोई, तो एच से हरी या हरदोई के सर्वाधिक एरिया है, ध्यान देना हरदोई का। और जो लखनऊ है, क्योंकि लखनऊ ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो लखनऊ का सबसे कम एरिया सम्मिलित है, तो ज्यादा एरिया हरदोई का और लखनऊ का सबसे कम। तो हरदोई के बाद से आपका है एस यानी सीतापुर, फिर आर, ठीक है, रायबरेली, फिर आपका यू से उन्नाव, फिर आपका बी से बाराबंकी और लास्ट में लखनऊ। तो सर्वाधिक एरिया आपकी किसकी है, हरदोई का है, और सबसे कम एरिया इसमें जो किसका है वो है लखनऊ का। ये चीज हरदोई का इसमें जो एरिया है वो 5,986 स्क्वायर किलोमीटर यानी लगभग 6,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और लखनऊ का लगभग 2,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 2,528 स्क्वायर किलोमीटर एरिया यानी लगभग 2,500। अब आपको याद नहीं करना है, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनके नहीं आएगा प्रीलिम्स में, ये आप लिख के ले लो। ओके, एनसीआर किस बारे में, तो भैया देखो एनसीआर में आपका हरियाणा है, एनसीआर में आपका यूपी आता है, और एनसीआर में आपका राजस्थान आता है। ये तीन आपके आते हैं। राजस्थान की केवल 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अलवर और भरतपुर, ये आपका आते हैं राजस्थान में। यूपी के कुल 8 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है, 8 डिस्ट्रिक्ट, और हरियाणा ये कुल 13 डिस्ट्रिक्ट यानी 13 जिले जो है आपके हरियाणा के शामिल है। राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट। तो किसके सर्वाधिक जिले शामिल हैं, तो हरियाणा, फिर यूपी, फिर आपका राजस्थान। यूपी के कौन से जिले, तो याद करना उसका ट्रिक MM GG BB SH, ध्यान देना MM GG BB SH। अब देखना SH यहां है, यहां के SH और यहां के SH में अंतर है। यहां पे सीतापुर था, ठीक है, यहां पे क्या था, H से हरदोई था और S से सीतापुर था। यहां पे ध्यान देना MM का मतलब क्या हो गया, मेरठ, और दूसरे M का मतलब क्या हो गया, मुजफ्फरनगर। MM का मतलब समझ गए, मेरठ और मुजफ्फरनगर। GG यानी गौतम गंभीर नहीं, GG का मतलब हो गया गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसका से BB का मतलब, ठीक है, बुलंदशहर, ध्यान रहा है, और बागपत। BB का मतलब बुलंदशहर और बागपत। SH का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे S का मतलब हो गया शामली, और H का मतलब हो गया हापुड़। ओके, तो ये हो गया आपके NCR का ट्रिक, और ये आपका हो गया, ठीक है, SCR हो गया। तो NCR और SCR यहां से आपका तैयार हो गया। आ जाओ नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ एक यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लेते हैं। वो टॉपिक आपका है डायरिया रोको अभियान। अभी जैसे ही जुलाई स्टार्ट हुआ है, 1 ही जुलाई को क्या, इधर स्कूल स्टार्ट हुआ 1 जुलाई से, तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरिया रोको अभियान 1 जुलाई से स्टार्ट किया। क्योंकि देखो भैया मानसून आ गया है, बारिश तेजी से हो रही है, और रेनी सीजन में होता क्या है, आपको वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमण देखने को मिलता है। इसकी यानी वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमण क्या होता है, तेजी से बढ़ने लगता है। और इसका, और रेनी सीजन में खासतौर पे यानी वर्षा के सीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्षा के समय आपको वर्षा और यानी संदूषित वर्षा और भोजन से संबंधित बीमारियां जन्म लेती हैं। और संदूषित वर्षा और भोजन से संबंधित जो सबसे भयानक बीमारी है, उस भयानक बीमारी का नाम है डायरिया, ठीक है। तो यानी डायरिया होती किससे है, तो संदूषित भोजन और जल से होती है। संदूषित यानी पॉल्यूटेड वाटर, खासतौर पे जो ड्रिंकिंग वाटर है, प्लस भोजन से होती है। ओके, 1 सेकंड का मुझे टाइम देना पड़ेगा, हर क्लास की अनुसार वही गलती है। पेन डिस्चार्ज हो गया है, बस 1 सेकंड में 2 सेकंड में चार्ज हो जाएगी, ठीक है, स्टार्ट हो गया। ओके, ठीक, तो संदूषित जल और भोजन से ये होती हैं।
अब देखो डायरिया रोको अभियान कम से गवर्नमेंट के द्वारा चला गया। गवर्नमेंट कर क्या रही है इसमें? गवर्नमेंट ने किया क्या कि भाई आशा कार्यकर्ताओं से क्या कहा, जो आशा कर्मी है, आशा कर्मी को पूरे मेंस में क्वेश्चन आता है हेल्थ सेक्टर में, तो आशा कर्मी हम लोग पॉइंट लिखते हैं। आशा कर्मी के योगदान देखना तो यहाँ आप देख सकते हो। तो पहली भाई ORS घोल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये हुआ कि भाई ORS घोल बना के उनको बताओ, जानकारी दो कि ORS घोल पीना चाहिए, कैसे बनेगा, ये सारी बातें बताओ, उसकी लाभ से संबंधित है। साथ ही साथ डायरिया में हमको पता है कि जिंक की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो जिंक के संदर्भ में उनको जानकारी प्रदान करना किसका काम दिया गया? जो आशा कार्यकर्ता है कि भैया जो डायरिया से पीड़ित लोग हैं उनको जाके बताओ, ठीक है। तो जिंक इसमें काफ़ी भूमिका होती है। और साथ ही साथ स्वच्छता से संबंधित जानकारी दो कि भैया ये जो बीमारी है ये प्रदूषण की वजह से हुआ है, गंदे जल और भोजन की खाने से हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरिया रोको अभियान। ये आपके मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वागनख भैया गर्व से कहो, ठीक है। अब शिवाजी के वंशज हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग आते हैं वागनख देखते हैं। हमको पता भैया ये शिवाजी का सबसे भयानक हथियार था। शिवाजी का ये क्या है? हथियार है। वागनख मतलब बाघ का पंजा, नाखून। शिवाजी अक्सर अपने पास रखते थे। एक बार होता क्या है, बीजापुर वालों को अक्सर खतरा था मराठाओं से, ठीक है, क्योंकि एक समय के लिए थोड़ा शिवाजी का संबंध मुगलों से भी अच्छा हो गया था। तो बीजापुर के लोग क्या करते हैं, बीजापुर वाले षड्यंत्र करेंगे शिवाजी के खिलाफ कि भैया शिवाजी को निपटाते हैं। और इसके लिए एक बहुत तंदुरुस्त आदमी, नाम उसका क्या था? उस तंदुरुस्त आदमी का नाम था अफजल खां, जो कि बीजापुर का सेनापति था, ठीक है, बीजापुर का सेनापति था। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, कहानी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। नाम उसका था अफजल खां। अफजल खां ये आता है और सोचता है कि शिवाजी दुबले पतले इंसान थे, ऐसे गोदी में दबा के मार डालेंगे उसको, चाप के, ठीक है। अब होता है क्या, लेकिन शिवाजी को ये कहानी पता थी, बता दिया था कोई कि भाई अफजल खां तुमको आपको दबा के मारने वाला है। शिवाजी बहुत प्रेम से जाएंगे, वागनख रखेंगे, जैसे ही अफजल खां गले मिलेगा और धोखाधड़ी करेगा, पेट फाड़ के अंतड़ी निकाल देंगे, ठीक है, वागनख से। तो अफजल खां की इसी वागनख से उन्होंने हत्या की थी। अब बात आती है वागनख न्यूज़ में क्यों आ गया, ठीक है। तो वागनख न्यूज़ में इसलिए आ गया, इसको अंग्रेज लेके चले गए थे, ठीक, अंग्रेज इसको लेके चले गए थे और इसको विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में रखा गया था। कहां पे? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, अल्बर्ट संग्रहालय। और अभी हाल ही में इस संग्रहालय से 3 साल के लीज पर, ऋणात्मक आधार पर, 3 साल की हम लोग कह सकते हैं ऋणात्मक आधार पर, इसको कहां लाया गया? मुंबई लाया गया। इसीलिए ये न्यूज़ में आपकी, ठीक। तो वागनख हम लोग समझ गए। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं भाई, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो हमको पता भैया 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ओके, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। 15 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं। 18 जुलाई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और 29 दिवस मनाते हैं जुलाई को, क्या मनाते हैं? तो भैया हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। इसके ऊपर मैंने 3-4 मिनट का वीडियो भी बनाया था, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम से निकाल के रखा था आपके पास, ठीक है। बस 1 सेकंड में टाइम ये लूँगा कि कुछ, चूँकि ये बहुत डे वाइज फैक्ट है, तो एक बार इसको क्रॉस चेक मैं जरूर करना चाहूँगा, कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है, क्योंकि मैं, ठीक है, बस 1 सेकंड आप मुझे टाइम दे देना, गलत नहीं है। 11 जुलाई को मैंने लिखा है विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, बिल्कुल सही बात है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, बिल्कुल सही बात है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस
और 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब देखो ये मैंने क्रॉनिकल आपको बताया कि जितने इंपॉर्टेंस थीम होती है वो भी बता देती है। अब देखो जो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस थी, इसकी थीम थी किसी को पीछे ना छोड़ो, सभी की गिनती करना। ये इसकी थीम थी। क्या थीम है? किसी को पीछे ना छोड़ो, नीले पेन से लिख दो, किसी को पीछे ना छोड़ो। तेज से लिख रहा हूं, अब लोग जिसको थोड़ा सा स्पीड स्लो लगे स्पीड बढ़ा लेगा। किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी को गिनती करना। सेकेंड जो आपका युवा कौशल दिवस था, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी शांति और विकास के लिए युवा कौशल। युवा कौशल में रहेगा तो विकास का काम करेगा, रोजगार करेगा, इनिशिएटिव्स लेगा। नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की जो थीम थी वो है गरीबी। ये लास्ट थीम है, गरीबी और असमानता। ओके, गरीबी और असमानता का मुकाबला करना। हमारे हाथ में है। ये थीम थी, इंपॉर्टेंट थीम्स थी। तो ये थीम है, थीम हमने देख लिया। यहां पे लिख भी देता हूं थीम, क्योंकि बाद में आप लोग भूल भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, ये देखते हैं। देखो अभी क्या हुआ है, हमको पता कि भाई बन्नेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान था उससे अलग करके बनाया गया है बन्नेरघट्टा आपका जैविक उद्यान। बन्नेरघट्टा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। आते हैं, तो हुआ क्या है, बन्नेरघट्टा बायोस्फीयर रिजर्व, बन्नेरघट्टा, ठीक है, जैविक उद्यान। इसी बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान के लगभग 20 हेक्टेयर एरिया में, 20 हेक्टेयर एरिया में क्या किया गया है, आपका तेंदुआ सफारी बनाया गया है, जहां पे तेंदुआ स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहां खोली गई? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में खोली गई। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे? तो ये आपका है कर्नाटक। नेक्स्ट, अराकू कॉफी। मन की बात में ही मोदी जी ने क्या किया था, अराकू कॉफी की काफी प्रशंसा की थी। अराकू कॉफी आपकी अराकू वैली है आंध्र प्रदेश में, वहीं पे ये पाई जाती है या वहीं पे ये उगाई जाती है, आंध्र प्रदेश। और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक कॉफी है। ध्यान देना, जैसे इसको राष्ट्रीय स्तर पे क्यों भाई, राष्ट्रीय स्तर पर कोई ख्याति प्राप्त क्या है, तो उसको जीआई टैग हम लोग देखते हैं। तो इसको जीआई टैग दिया गया था 2019 में, और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अवार्ड मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ बैरिस्टा का। कैफे डी कोलंबिया में इसको सर्वश्रेष्ठ बैरिस्टा कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ रोबास्टा का इसको टाइटल दिया गया है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, रोबास्टा, ठीक है, रोबास्टा का इसको टाइटल दिया गया है। अब देखो पेपर में एक बार क्वेश्चन यूपीपीएससी ने बना के लिया है कि रोबास्टा इज अ वैरायटी ऑफ, भाई रोबास्टा किसका वैरायटी है, ये पेपर में ट्रेडिशनली आप उठाओगे तो क्वेश्चन बन के आया हुआ है। रोबास्टा इज अ वैरायटी ऑफ, ठीक है, टोबैको लिखा था, कॉफी लिखा था, और भी कई सारी चीजें लिखा था। तो यानी यहां से हमको पता चल गया कि रोबास्टा किसकी वैरायटी है, तो ये कॉफी की वैरायटी है, कॉफी की वैरायटी है। अब आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफी भले है, लेकिन आंध्र प्रदेश कॉफी के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी नहीं है। कॉफी के उत्पादन में जो सर्वाधिक अग्रणी, अगर हम यूपी के स्टेट की बात करें तो उसमें आपका आता है कर्नाटक,
कर्नाटक के बाद से आपका आता है केरल, केरल के बाद से आपका होता है तमिलनाडु। यानी टॉप 3 में भी आपकी आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। ये कभी मत समझना कि आंध्र प्रदेश टॉप 1 पे, क्योंकि जो नहीं क्रम याद करेगा वो गलती कर सकता है। वर्ल्ड लेवल की अगर हम लोग बात कर लें तो सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन आपका ब्राजील में होता है, ब्राजील के बाद से आपका वियतनाम में होता है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे भी कोलंबिया है। हालांकि केवल आप ब्राजील याद करो, अगर ब्राजील ऑप्शन नहीं रहेगा तो कोलंबिया ठीक हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये वर्ल्ड लेवल पे हो गया और ये हो गया भारत के स्तर पर, तो इंडिया के स्तर पर। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन एक रीजन के बारे में पूछा हुआ है, एक क्षेत्र के बारे में। वो क्षेत्र क्या है? चिकमंगलूर। क्वेश्चन आपका उसका था कि चिकमंगलूर जो रीजन है, जो बेल्ट है, क्षेत्र है, वो कहां, ये कहां का है आपको बता दूं, कर्नाटका का। ये पहली बात तो यही दे देता हूं, कर्नाटका का है। किससे संबंधित था, किस क्षेत्र से? ऑप्शन था कॉफी, रबर, टी। तो ध्यान देना, ऐसे ऑप्शन था। ये कॉफी से शुगर, ये सब उस समय ऑप्शन में था। तो कॉफी स्टेटमेंट बेसिकली क्वेश्चन था, ठीक है, कॉफी से संबंधित ये क्षेत्र है। तो ये आपका हो गया। भैया आप कोई करंट अफेयर पढ़ोगे, आपको ये फैक्ट नहीं पता चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसमें देखो सारा लगभग बन्नेर घट्टा वाला के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, ये तो नॉर्मली आपको मिल जाएगा, ठीक। ये भी आपको करंट अफेयर में मिल जाएगा। जितनी चीज, मतलब जो ट्रेडिशनली आपको जितनी चीज देखने को मिली ना, वो सब मैं पीवाईक्यू से करा रहा हूं, ठीक। हालांकि इस बार थोड़ा पीवाईक्यू का इंटरलिंक कम किया हूं, ठीक, क्योंकि काम ज्यादा करना था। अब देखो एक्सियम 4 मिशन क्यों, एक्सियम 4 मिशन क्यों न्यूज में था, इसके पीछे का रीजन है, जब ये न्यूज लिखी गई थी जुलाई में, तब तक इसके 2, मतलब ये एक समय ना मानव मिशन है, इसके तहत मानव को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा 14 दिन के लिए। कहां भेजा जाएगा? तो इसरो नासा की सहायता से मानव को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेगी। तो इसरो नासा की सहायता से, और नासा ने बोला भी था, एक जब मोदी जी गए थे तो उन्होंने बोला था कि भाई कि हम आपकी स्पेस जो आपकी टीम है या जो एरिया है वहां पे हम सहायता भी करेंगे, ये बात बोली गई थी। तो उसी एग्रीमेंट के तहत नासा ये मदद भी कर रही है। तो इसरो नासा की मदद से क्या कर रही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या कर रही है, मानव मिशन, मानव भेज रही है, मानव भेजेगी। और जिस मानव को भेजेगी भाई उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। वहां पे कैसे रहोगे, क्योंकि वहां पे कितने दिन के लिए भेज रही है, 14 डेज के लिए, 2 हफ्ते के लिए भेज रही है, 14 दिन के लिए, तो प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो जब ये करेंट में आया था तब 2 लोग का चयन किया था। हालांकि जब मैं अभी जस्ट एक्सियम 4 मिशन सर्च किया हूं तो मुझे जिन जिन लोगों का नाम मिला मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखो गूगल किया हूं मैं, तो यहां पे देखो आपको आ जाएगा एक्सियम 4 मिशन, ठीक है, मिशन 4, ठीक है, टू ISS विल इंक्लूड इंडिया, पोलैंड और हंगरी। इन कंट्रीज से क्या किया गया, लोगों को शामिल किया गया है, भेजा जा रहा है जो। अब देखो यहाँ पे इन लोगों के नाम यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा है, द क्रू वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो जिन जिन लोगों को, पैगी विटसन है, इनको भेजा जा रहा है। ध्यान देना यहाँ पे आप देखोगे जो कि कमांडर है, कमांडर पैगी विटसन। अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो ठीक रहेगा क्या, एक सेकेंड, तो स्क्रीनशॉट ले लो तो शायद बढ़िया रहे, ठीक है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इसके पीछे परेशान हुआ था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो इसमें आपकी कमांडर पैगी विटसन है, यहाँ पे देखो नाम पैगी विटसन है। मिशन पायलट आपको कौन है, तो मिशन पायलट आपके शुभांशु शुक्ला है मिशन पायलट के तौर पे, ओके, मिशन पायलट के तौर पे कौन है, शुभांशु शुक्ला है। और यहाँ पे देखो ये इंडिया के हैं। इसके बाद से मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे यहाँ पे हैं स्वालोज उजनान्स्की, मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे ये है, यहाँ पे ध्यान देना, स्वालोज उजनान्स्की, ये पोलैंड के हैं,
ये पोलैंड के हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूं। एंड द मिशन, और यहां पे देखो क्या लिख रहा है, एंड द मिशन स्पेशलिस्ट एक है, उनका नाम है टिबोर कापू, ये हंगरी के हैं। इनका नाम क्या है, टिबोर कापू, ये हंगरी के हैं। तो इनका नाम अगर आ जाएगा तो आप लोग कर लोगे। ये तो हो गया आपकी करेंट अफेयर। मैंने जस्ट सॉरी, चूंकि लिखा था कि 2 लोगों का नाम देख लिया गया, तो मुझे लगा कि मैं गूगल कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये गूगल करके मैंने इसको निकाला है, ठीक। तो अब हम लोग अपने कंटेंट पे जाते हैं। ओके, चलिए ठीक है, ये मैंने दिखा दिया। तो अब सबका नाम ही बता दिया भैया कि कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग जिनका नाम बताया हूँ, आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके अपने नोट्स में नोट कर लेना। 4 मेंबर्स यहाँ पे जा रहे हैं, 4 पर्सन भेजे जा रहे हैं। लैया भैया लिख ही दे रहा हूँ नाम, ठीक है। पैगी, विर्शन, शुभांशु शुक्ला, स्लावोज उज़नान्स्की और टिबोर कापू। ओके, ये लोग हैं। बस नाम एक बार रीड करना। हो सकता है शुभांशु शुक्ला के ऊपर ही क्वेश्चन है। अब देखो, RLV LX-03 मिशन का अभी तीसरा इसका जो परीक्षण था वो सफल हो गया। इसके पहले भी हम लोगों ने RLV के बारे में पढ़ा है, ठीक है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसको कहते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। भाई अब तक हम लोग क्या कहते थे, रॉकेट से लॉन्च करते थे, वो रीयूजेबल नहीं था, वो उसको हमको जो बचे हुए पार्ट थे उसको लाके सागर वगैरह में गिराना पड़ता था। अब देखो क्या हुआ, इसको क्या किया गया, चिनूक हेलीकॉप्टर से इसका प्रशिक्षण किया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेके गया था, 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे। वहां से इसको फ्रीली छोड़ दिया गया और ये सक्सेसफुल लैंडिंग किया। जब ये लैंडिंग कर रहा था, मतलब जब ये उतर रहा था, तो इसकी स्पीड बहुत तेज थी, उम्मीद से ज़्यादा स्पीड थी, क्योंकि विंड फ्लो की वजह से 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, जिसको घटा के जो पीछे इसके आप गूगल करोगे तो पैरासूट दिखेगा, जिसको हम ब्रेक पैरासूट कहते हैं। ब्रेक पैरासूट और लैंडिंग गियर ब्रेक के थ्रू इसकी स्पीड को 100 किलोमीटर के रेंज में लेके आ गया और इसका सक्सेसफुल लैंडिंग कराएगी। तो RLV LX-03 मिशन, ये मिशन है क्या, किससे इसका परीक्षण किया गया, कितनी ऊंचाई पे किया गया, चिनूक से किया गया, 4.45 किलोमीटर की ऊंचाई पे किया गया, सक्सेसफुल किया गया। तो ये RLV LX-03 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसरो की उपलब्धियों में शामिल करोगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धियों में से एक है। अब अगला आपका है संयुक्त राष्ट्र जल मिशन। अभी ध्यान देना, संयुक्त राष्ट्र जल मिशन में आइवरी कोस्ट को, अब आपको आइवरी कोस्ट गूगल करना होगा, ये आपका काम है। अभी न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि इसमें आइवरी कोस्ट शामिल हुआ। बताओ क्या आइवरी कोस्ट एक अफ्रीकी कंट्री है? तभी पता पाओगे जब आप गूगल करोगे, तो गूगल कर लेना, ठीक है, आइवरी कोस्ट के बारे में। ये 10वीं अफ्रीकी कंट्री है जिसने संयुक्त राष्ट्र जल अभियान में शामिल हुआ। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र जल अभियान बनी कब? तो भैया एक तो बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र अभियान बनी कब, ठीक है, समझौता कब हुआ? तो 1992 में। ध्यान देना, ये है क्या, नाम से ही लग रहा है संयुक्त राष्ट्र जल अभियान, ठीक है, वाटर कन्वेंशन के ऊपर है, ये यूनाइटेड नेशन का वाटर कन्वेंशन है। तो यानी जल क्या हो रहा है, जल संकट की जो स्थिति आ रही है उससे निपटने के लिए एक अभियान है। तो दुनिया के कई सारे देश जल संकट का, क्योंकि जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, जल संकट आ रहा है, उसका सामना कर रहे हैं। जिससे निपटेगा क्या भाई, यूनाइटेड नेशन बड़ी एजेंसी है तो वो इन सबसे निपटेगी। तो आइवरी कोस्ट अभी इसमें हो गया है शामिल। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र जल असमय एक ट्रांस बाउंड्री जल मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर एक अभिसमय है। तो ट्रांस बाउंड्री जल मार्गों और इंटरनेशनल लेक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर अभिसमय है, और उपयोग पर एक अभिसमय है। ओके, ये बात
कब ये बनी है विश्व में? तो 1992 1992 में हेलसिंकी किसकी कैपिटल है? बताएगा क्या कोई? हेलसिंकी, हमको पता है ये आपकी फिनलैंड की कैपिटल है, फिनलैंड की कैपिटल है, वहीं पे इसकी न्यू पड़ी थी 1992 में। ओके, तो ये हो गया आपकी आइवरी कोस्ट को आपको क्या करना, होमवर्क दे दिया हूं भैया, थोड़ा सा इसको गूगल करना आप लोग। ओके, ये होमवर्क हो गया। चांदीपुर वायरस संक्रमण, इसकी घटना अभी आपको गुजरात में खूब देखने को मिली है। गुजरात में कई सारे छोटे बच्चों की इससे प्रभावित होने के कारण डेथ हो गई। चांदीपुरा एक विलेज है, कहाँ का? ये विलेज है महाराष्ट्र का। वहां पे पहली बार इस घटना को देखा गया था, इस वायरस संक्रमण को देखा गया। ये इंसेफ्लाइटिस से मिलता जुलता एक वायरस संक्रमण है, ठीक है, जिससे क्या होती है आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। इससे क्या होता है, मस्तिष्क की ऊतकों में सूजन आ जाता है, जिससे झटका वगैरह वगैरह संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और इसका झटका चूंकि इंसेफ्लाइटिस में भी आता है, इसी की वजह से इसको हम लोग इंसेफ्लाइटिस से लिंक करते हैं, ठीक है, कि लगभग इंसेफ्लाइटिस की टाइप की बीमारी है, ठीक है। और ये इस ड्यूरेशन में, इसी समय, ये जब जो डेंगू वाला जो ड्यूरेशन है, इसी समय चांदीपुरा वायरस बहुत ज़्यादा फैलता है। अभी गुजरात में ये घटना रोकथाम लगा लिया गया था, लेकिन गुजरात में इससे कई बच्चों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से न्यूज में आ गया है। तो चांदीपुरा जो वायरस संक्रमण है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये किस फैमिली से संबंधित है तो ध्यान देना, यह एक अरबो वायरस है, यह एक अरबो वायरस है जो रैबिडो, ध्यान देना है, विरिडे, रैबिडोविरिडे फैमिली, रैबिडोविरिडे फैमिली के वेसिकुलो वायरस से संबंधित है, ओके। इससे प्रभावित होने वाले बच्चों की जो उम्र होती है वो 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या इससे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसके बारे में शुरू में ही मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। किस फैमिली से संबंधित है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वेसिकुलो वायरस पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ओके। नेक्स्ट हमारा है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। टोटल हमारे पास कुल कितनी एसडीजी है? तो टोटल हमारे पास 17 एसडीजी है। इसी के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। नीति आयोग के द्वारा चौथी बार इसको लाया गया, ये 4th संस्करण है, नीति आयोग के द्वारा लाया गया। टोटल 16 एसडीजी के बेस्ड 16, कौन सा 17वां शामिल नहीं है, ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा है, बताइए। इस बार जो इसकी जो मार्किंग की जाती है वो की जाती है 0 to 100 के बीच में। भैया अगर हमारा 100 मार्क्स जिसको मिल जाएगा, मतलब वो एसडीजी के टारगेट्स को अचीव कर लिया, फुली अचीव, ठीक है। देन इसमें भी कई सारे ऐसे सीरीज बनाए गए हैं, जैसे परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर्स, ऐसे इसके वो है। अचीवर्स में तो खैर अभी कोई नहीं शामिल है, ध्यान देना। अब एक चीज समझो, होता क्या है इसमें, बोला क्या क्या है, पहले तो वाली बात भाई, इसमें 71 अंक, इस बार की अंक कितना है, 71 अंक आया है, ठीक है। एवरेज नेशनल जीडीपी का अंक कितना है, तो 71 है। एक तो ये पेपर में क्वेश्चन बन के सकता है। टॉप 3 स्टेट कौन से हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है? तो उसमें उत्तराखंड और केरल, ये सर्वाधिक अच्छे परफॉर्मर है, रैंक 1 पे है। तमिलनाडु दूसरे रैंक पे है। और आप किसी बुक्स को देखोगे तो इसमें गोवा को तीसरे रैंक पे दिखा गया है, गोवा को, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको गूगल किया तो पीआईबी का एक चार्ट मुझे मिला, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। वहां पे मुझे इसके साथ, गोवा के साथ उस चार्ट में मुझे हिमाचल प्रदेश दिखाई दिया। तो ये भी आप लोग दिमाग में रख लो, वो मुझे उस चार्ट में दिखाई पड़ा था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यूपी का भैया यहां पे 71 अंक तो नेशनली हो गया। यूपी का क्या रैंक है? तो यूपी का 67th रैंक है। आप लोग दिमाग में रखना, यूपी को 67 अंक मिला है, रैंक नहीं, 67 अंक यूपी का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है।
नीति आयोग कहती है कि भारत ने जिन जिन एसडीजीज पर अच्छा काम किया है, वो एसडीजी आपका है नो पॉवर्टी, जो सर्वाधिक ग्रोथ दर्ज किया गया है, बढ़िया ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो आपका एसडीजी है, आर्थिक विकास, क्लाइमेट चेंज वाला, ओके, और लाइफ ऑन लैंड का। ठीक है, ये जो एसडीजीज है इसको आप लोग देख लोगे। ओके, नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी का एसडीजी क्या है? एसडीजी 1। इकोनॉमिक ग्रोथ का एसडीजी 8। क्लाइमेट चेंज का एसडीजी कितना है? 13। लाइफ ऑन लैंड एसडीजी कितना है? 15। ये तो हो गया एसडीजीज। यूपी ने किस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, किस में सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है? तो सबसे बड़ी बात ध्यान देना, जेंडर इक्वलिटी में, जेंडर इक्वलिटी में यूपी का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। ये एसडीजी कितना है? 5 है। इसमें यूपी को सबसे अच्छा अंक मिला है कि सबसे खराब अंक मिला है? 42 अंक इसमें बसाया है। अब भैया 42 को अच्छा मानोगे या खराब मानोगे, इस चार्ट से आप लोग समझ जाओ। ओके, अब आ जाओ, इसके बाद से हमारा अगला है नेक्स्ट, क्लीन एंड सैनिटेशन। स्वच्छता में यूपी की अंक कितनी है? 92। तो किस में अच्छा है किस में बुरा है आप खुद बता देना। यूपी का, ये दोनों यूपी का, इसी में अच्छा और खराब परफॉर्मेंस है। ये ऐसे तीर बना देता हूं तो समझ में आ जाएगा ये यूपी का है। तो भैया आपको 2, 2, 4, 2, 6, 6 तो एसडीजी बता दिया, रैंक बता दिया, नीति आयोग जारी करती है, टोटल 16 हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चल गई आपको। नेक्स्ट हमारा अब आता है कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे हैं। ठीक है, अभी यूरोपीय आयोग की जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन बना? 1 घंटे 11 मिनट हमारी क्लास होगी भाई, बहुत लंबी क्लास होगी। लंबी क्या, देखो भाई कहीं बकवास किया नहीं हूँ, बढ़िया बढ़िया तरीके से क्लास कराया हूँ, तो लंबी और छोटी की कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, देखो अभी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी है उर्सुला वान डेर लेयन। हमको पता है ईयू के कई सारी कंट्रीज हैं, कई सारी कंट्रीज यूरोप में, कितनी कंट्रीज से बता चुका हूँ पहले करेंट अफेयर में। अभी उसी की जो यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन बनता है, उसकी अध्यक्ष के तौर पे नामित हुई हैं उर्सुला वान डेर लेयन। वान डेर लेयन। ओके, सेकेंड ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दूसरी बार इसकी अध्यक्षा बन रही है। दूसरी बार ऐसा है कि ये क्या हो रही है, ये अध्यक्ष बन रही है उर्सुला वॉन डेर लेयन। 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, अब कितना इनको वोट मिला, ये मिला वो मिला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो आते हैं दूसरी चीज, आपका ईरान का राष्ट्रपति भैया अभी कौन बना? हमको पता भाई कि ईरान में अभी एक घटना हो गई थी, हम ठीक है अब सब उस घटना से परिचित तो होंगे ही। तो ईरान के राष्ट्रपति के तौर पे अभी हाल ही में कौन नामित किया गया? तो मसूद पेजेस्कियन। मसूद, ठीक है, और ये एक डॉक्टर है पेशे से, पेजेस्कियन। ठीक है, ये पेशे से डॉक्टर हैं, ये हार्ट सर्जरी डॉक्टर हैं, ये हृदय शल्य चिकित्सक थे। ओके, पैंगोंग तसो झील में अभी सैटेलाइट के थ्रू पता चला गया कि यहां पे चाइना क्या कर रही है, कुछ इंफ्रा डेवलप कर रही है और संरचना विकास कर रही है पैंगोंग तसो लेक में, पैंगोंग तसो झील में, ये पता चला पैराशूट इमेज के थ्रू। अब देखना, पैंगोंग तसो हमको क्या है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित
झीलों में से एक है, ये आप लोग दिमाग में रखो। इसका ये पेंगोंग त्सो झील है कहाँ, तो 1/3 पार्ट इसका पड़ता है इंडिया में, ये एक लॉग्ड, ठीक है, लेक है, और 2/3 पार्ट इसका पड़ता है चाइना में। लेकिन यहां पे इंफ्रा का डेवलपमेंट भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। इस झील की एक खूबी ये है, ये अपना कलर बदलती रहती है विभिन्न सीजन में। जैसे इसका कभी कभी नीला हो जाएगा, कभी हरा हो जाएगा, कभी लाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कभी ब्लू हो जाता है इसका कलर, कभी इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाता है, तो कभी रेड हो जाता है, जिसकी वजह से ये जानी जाती है। ये ना सिंधु रिवर बेसिन का हिस्सा है, ना ही कोई ये वेटलैंड है। ये सारी चीज़ें आप लोग दिमाग में रखेंगे। ओके, इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे हो सकता है जिसको मैंने हेडिंग निकाली है, वो है मोदी जी की रूस यात्रा। यूक्रेन ने बहुत विरोध दर्ज करा था, रूस यात्रा। देखो मोदी जी यहां पे गए तो जाहिर सी बात है इस वक्त यूज क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां पे गए, हमारा अच्छा संबंध है रूस के साथ। तो हमने एक द्विपक्षीय समझौता किया, और वो समझौता क्या कहता है कि भारत और रूस वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना कर देंगे, 2030 तक हम अपना जो बायलैटरल हमारा ट्रेड है उसको $100 अरब करने का हमारा लक्ष्य। कितना, $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ओके, $100 अरब तक इसको बढ़ाने का लक्ष्य है। चूंकि भैया है क्या प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लोकल कॉइन्स है, जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है, इसमें उसका प्रयोग होगा, राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग किया जाएगा, ताकि कोई प्रतिबंध का कोई असर ना पड़े। ओके, अच्छा यहीं पे आप लोग मुझे एक बताओ, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वहां पे गए तो मोदी जी को भाई सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, भाई पुरानी दोस्ती यारी है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन की मोदी जी से। तो वहां पे वो एक सम्मान से नवाजे जाते हैं, वो है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द, ठीक है, एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। इससे क्या होता है, ये सम्मानित किए जाते हैं। और कुछ चीजें तो नहीं छूट रही हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात वन लाइनर कुछ फैक्ट्स बता दूं। अभी हाल ही में एक सेट्रोवो नामक ट्रेन आपको काफी चर्चा में देखने को मिली होगी, जिसको चाइना के द्वारा बनाया गया सेट्रेवो ट्रेन। ये चाइना के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ट्रेन है जो कि इन्वायरमेंटो फ्रेंडली है, क्योंकि ये बनाया गया है कार्बन फाइबर से बनाया गया है। काफ़ी हल्की ये ट्रेन होगी, यानी इसका मतलब अन्य से हल्की ट्रेन होगी, और कार्बन डाई ऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें लगभग 130 टन की कमी देखी जाएगी इसके उपयोग से। ओके, जिसको अगर हम लोग बोले तो इतने कार्बन का अवशोषण अगर हम लोग 100 एकड़ में पेड़ लगाएंगे तो हो सकता है। यानी एक बढ़िया इनिशिएटिव है चाइना का, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक कार्बन फाइबर ट्रेन हो गई। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाँ, हेनले सूचकांक आ गया है। हेनले हमको पता है पासपोर्ट के ऊपर एक सूचकांक है, इसका नाम ही है हेनले पासपोर्ट सूचकांक, जो बताता है कि किस देश का सूचकांक, किस देश का पासपोर्ट कितना क्या है, प्रभावी है या कितना स्ट्रांग है। तो ये पहले जापान टॉप पे रहता था, लेकिन अभी क्या है, सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सर्वाधिक मजबूत पासपोर्ट है, समझना, सिंगापुर का। क्योंकि अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 195 देशों में वीजा मुक्त मतलब आवागमन कर सकते हो। हाँ, इंडिया का क्या हाल चाल है भैया, भारत का क्या हाल चाल है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो भारत का ये जो है, अगर आपके पास भारत का, एक सेकंड मुझे यहां पे फैक्ट्स देखना पड़ेगा। फिफ्टी 58 कंट्रीज में भारत का अगर आपके पास है तो आप 58 कंट्रीज में वीजा मतलब विदाउट वीजा जा सकते हो।
भारत का जो रैंक है वो 80 रैंक है, 80 रैंक है भारत का। ओके, सबसे खराब परफॉर्मेंस अफगानिस्तान का है, सबसे खराब परफॉर्मेंस अफगानिस्तान का है। ये चीज़ हमने कर लिया। कोई और चीज़ जो छूट रही है जो मुझे बताना चाहिए? हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट चाइना से संबंधित और भी है, जिसके बारे में हम लोग खैर देखे हुए भी हैं। हमने इसके पहले चोंग, ठीक है, E5 जो कि चाइना का क्या है, एक मून मिशन था। चाइना का क्या था? मून मिशन था। इसके बारे में हम लोग पिछले करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। ये क्या किया था कि चाइना से क्या वो ये क्या था मून मिशन के बारे में कि भैया ये मिट्टी लेके आया था मून से। अभी उस मून की मिट्टी का स्टडी किया गया तो यहां पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए गए, यानी पानी की मौजूदगी, वाटर मॉलिक्यूल्स पाए गए, पानी की मौजूदगी का पता लगा, पानी की मौजूदगी का अनुमान लगाया गया। ओके, चांग E5 की से। तो ये सारे करंट अफेयर थे। अब लगभग आपके जितने भी करंट अफेयर की न्यूज़ेस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, सारा खत्म हो गया है, ठीक है। और एक यहां पे चाहो तो अर्जेंटीना के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा था क्रॉनिकल में, जिसको आप चाहो तो देख लो। अर्जेंटीना ने हमास को अभी क्या किया है, ठीक है, हमास को आतंकवादी संगठन समूह के रूप में घोषित किया है। अर्जेंटीना हमको कहां पता है, कहां पड़ेगा? तो आप जब जाओगे साउदर्न अमेरिका में तो वहां पे आपको अर्जेंटीना, चिली, ठीक है, बगल में आपको उरुग्वे, पराग्वे, इन सबसे इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो अर्जेंटीना में हमको पता है कि पंपास ग्रासलैंड पाया जाता है। इसके बारे में जब आप ग्रासलैंड पढ़ते हो तो वहां पे पढ़ते हो। सबसे बड़ी चोटी जो है एकांकागुआ अर्जेंटीना की, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। इसकी कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है उसकी कैपिटल का नाम है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस, BUENOS, ब्यूनस आयर्स, EIRES, ब्यूनस आयर्स। ये अर्जेंटीना की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग अपनी करंट अफेयर की क्लास को अब करेंगे समाप्त। उम्मीद करेंगे क्लास आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई हो। यार देखो, मैंने अपनी तरफ से अपना 100 दिया। 1 घंटे 21 मिनट में आपको जुलाई की करंट अफेयर बहुत ही बेस्ट तरीके से कंप्लीट किया है। जो दोस्त इसको बाद में देख रहे होंगे, मैं उनसे यही कहूंगा भाई 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखो, तो लिखने की जो स्पीड है वो हमारे आवाज़ से मैच करने लगेगी, तो थोड़ी भी बोरियत फील नहीं होगी। नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। क्लास में बकवास नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज मैं देख रहा हूँ कि सर हमारे यहाँ बुक सोर्स नहीं मिल रही है। देखो यार, आपके जिले में, आप जिस भी जिलों में रहोगे, घटना चक्र की किताबें हो, करेंट अफेयर हो, ये आपके जिले में कोई तो एक प्रमाणित दुकान जरूर होगी जहाँ पे ये सब किताबें मिलती हैं। जैसे मैं अगर अपने गोरखपुर की बात बताऊँ तो सरस्वती पुस्तक केंद्र आप देखोगे कचहरी पे है, आप वहाँ जाओगे, वहाँ आपकी यूपीपीएससी से तैयारी से संबंधित, यूपीआर से तैयारी से संबंधित जितनी बुक्स सब मिल जाएंगी, आपके भी जिले में एक बुक जरूर होगी, ठीक है। तो बहुत आराम सा, बहुत आसान सा आपका क्वेश्चन था, उसमें कोई बात नहीं है, जरूरी होगी। और नहीं होता है भाई तो थोड़ा सा ऑर्डर कर लो, थोड़ा बाहर निकल लो, किसी दोस्त से मंगा लो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे भाई आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।